स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 32 से चालू करना है। देखो 32 में क्या बोला है कि टोटल 12 स्क्रूज है जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। अब इसमें से अपन 2 स्क्रूज को ड्रॉ करें 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जब पहली बार अपन स्क्रू निकालेंगे तब 12 स्क्रू होंगे, दूसरी बार अपन स्क्रू निकालेंगे तो कितने स्क्रूज होंगे, तब तुम्हारे 11 स्क्रूज होंगे। मतलब पहली बार तुम्हारा एन होगा 12C1 और दूसरी बार तुम्हारा एन होगा 11C1। अब तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक इवेंट होने के बाद दूसरी इवेंट होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट को मैं बोल रही हूँ PA, तो PA क्या है, PA हो जाएगा 4C1 डिफेक्टिव चाहिए। प्रोबेबिलिटी की दोनों डिफेक्टिव है तो पहला डिफेक्टिव आने की चांसेस 4C1, क्योंकि 4 डिफेक्टिव थे, 4C1 अपॉन 12C1 दैट इज 4/12, तो ये 1/3। अब सेकंड में तुम लोग बोलोगे दीदी PB क्यों नहीं ले रहे, PB इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी A हो चुका है। अब तुम लोगों को B करनी है तो B/A लेंगे। तो ये इसकी फॉर्मूला क्या होती है तुम्हारी, इसका फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। B/A कितना हो जाएगा 3C1 अपॉन 11C1। 3C1 अपॉन 11C मतलब 3/11। 3C1 और 11, 3 और 11 क्यों आया, पहले 4 डिफेक्टिव थे उसमें से एक डिफेक्टिव तुमने पहले ही निकाल दिया। टोटल 12 थे उसमें से एक तुमने पहले ही निकाल दिया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास डिफेक्टिव अब 3 बचे और टोटल तुम्हारे पास 11 बचे, इसीलिए 3/11 आया। ठीक है, तुम लोगों का PA आ गया और B/A आ गया। अब तुम लोगों को क्या बोला, फर्स्ट वाला भी होना चाहिए सेकेंड वाला भी होना चाहिए, मतलब PA इंटरसेक्शन B, क्योंकि बोथ आर डिफेक्टिव मतलब दोनों होने चाहिए। ए भी डिफेक्टिव होना चाहिए, सेकेंड भी डिफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे एंड यूज हो रहा है तो ये PA इंटरसेक्शन B है। इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, PA मल्टीप्लाई बाय PB-A। PA कितना है 4/12, P-A कितना है 3/11। ये 1 जा ये 3 जा 3 कट, ये 1/11 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 33। 3 बॉयज़ है 2 गर्ल्स है, 2 पर्सन सिलेक्ट किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब विथ रिप्लेसमेंट, मतलब वापस रिप्लेस करें। जब भी रिप्लेस करा जाए ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसके आने से, इसके पहले आने से ना आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज बॉय, पहले बॉय आना चाहिए, मतलब PA इज इक्वल्स टू बॉय, तो बॉय आने की चांसेस क्या है तुम्हारी 3C1। एक एक करके निकाल रहे, अगर 2 निकाल रहे होते तो यहाँ पे नीचे अलग आता, पर यहाँ पे एक एक करके निकाल रहे, तो पहले 3C1, देखो 1/1 बोला है तो 3C1 अपॉन टोटल कितने हैं 5C1, तो बॉय के आने की चांसेस 3/5। अब सेकंड बोल रहे हैं कि सेकंड बार कौन आनी चाहिए, लड़की आनी चाहिए। तुम बोलोगे दीदी यहाँ पे भी तो पहले हो चुका है फिर ये होना चाहिए, तो तुम लोग बोलोगे दीदी यहाँ पे भी तो PB/A आना चाहिए। बच्चा PB/A आ सकता है, बट मैंने तुमको समझाया था कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो PB/A इज इक्वल्स टू PB। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी भाई PB इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितनी गर्ल्स आनी चाहिए, तो 2C1 अपॉन 5C1 विथ रिप्लेसमेंट था तो यहाँ पे टोटल कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 तुम्हारी A। अब तुम लोगों को क्या बोला है कि फर्स्ट में ये होना चाहिए सेकंड में ये होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, एंड यूज हो रहा है, तो PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, PA मल्टीप्लाई बाय PB, तो क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 दैट इज 6/25। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं 34 पे। 2 डाइस को फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट आ जाए ना, यूनियन एटलीस्ट मतलब ये या फिर ये, तो यूनियन 1 ऑफ द 2 डाइस शोज 3। अपन मानते हैं इवेंट A कि भाई पहला डाइस तुमको क्या दिखा रहा है 3 दिखा रहा है, इवेंट B की सेकेंड डाइस भी तुमको 3 दिखा रहा है, या फिर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। पहले बार डाइस 3 आने की चांसेस 1/6, दूसरी बार 3 आने की चांसेस 1/6। वापस मैं बोल देती हूँ, पहली बार 3 आने की चांसेस 1/6, दूसरी बार 3 आने की चांसेस 1/6। क्या ये दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्या एक डाइस में जो नंबर आता है वो दूसरी डाइस में नंबर आने से इंडिपेंडेंट है, हाँ या दूसरी डाइस को क्या पता कि पहली डाइस में क्या नंबर आया, मतलब तुम्हारा PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, PA मल्टीप्लाई बाय PB। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, PA मल्टीप्लाई बाय PB। PA आया 1/6, PB आया 1/6, तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 1/36। अब बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान रखो, क्या अपन ने बोला एटलीस्ट मतलब यूनियन, तो अपनी PA यूनियन B की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA कितना है 1/6
पी बी कितना है 1/6, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/36। तो ये आ रहा है 2/6 माइनस 1/36। एलसीएम लेंगे 36, ये 6 से 12 माइनस 1 दैट इज 11/36। इन लोगों ने बच्चा लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले से किया है, नहीं करोगे तो चलेगा। अपन ने कैसे किया, पी ए निकाला, पी बी निकाला, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला। अपन को पता था एटलीस्ट बोला है मतलब पी ए यूनियन बी निकालना है। पी ए यूनियन बी की फॉर्मूला क्या होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डाइज में क्या आ रहा है उसको सेकंड डाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड डाइज में क्या आ रहा है उसको फर्स्ट डाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, आता है 35th इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 35 क्या बोलता है, दो सिटी है डिफरेंट स्टेट में। फर्स्ट सिटी में रेन होने की चांसेस है, पी ए दिया हुआ है 60/100 दैट इज 3/5, और पी बी दिया हुआ है सेकेंड में होने की चांसेस 75/100 दैट इज 3/4। अब ये दोनों सिटी में रेन होना इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें रेन हो इसमें ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ये तो तुम लोगों को समझ आ गया। क्वेश्चन में बोला है बोथ द सिटी हैव रेन, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। तो पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 दैट इज 9/20। सेकेंड में क्या बोला है, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की फॉर्मूला क्या होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है तुम्हारा 3/5, पी बी कितना है तुम्हारा 3/4, और तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन भी क्या है 9/20। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर आएगा 9/10। कैसे, एक बार सॉल्व करो, देखो 20 एलसीएम आया, 20 एलसीएम आया तो यहाँ पे ये 27 माइनस 9/20 ये आ जाएगा 18/20। इसको कट करोगे ये आ जाएगा 9/10। आया समझ। ठीक है, थर्ड में क्या बोला है, ओनली वन सिटी हैज़ रेन, मतलब अगर ए में रेन हो रही है तो बी में नहीं होनी चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ऐसा बोल रहे हैं अगर ए में नहीं हो रही तो बी में होनी चाहिए, मतलब या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश, अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिखेंगे, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश। अब पी ए क्या है तुम्हारा, पी ए तुमको दिया है 3/4 3/5। पी बी डैश क्या होगा, पी बी 3/4 है तो पी बी डैश क्या होगा 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3/20। ठीक है, अब तुम लोग इसको सॉल्व करो। यहाँ पे पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी बी, पी ए डैश कितना होगा, पी ए तुम्हारा 3/5 है तो पी ए डैश 2/5, और पी बी तुम लोगों का कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा 6/20। तुम्हारा ये आ गया 3/20 और ये आ गया 6/20, इन दोनों को प्लस करोगे आंसर आएगा 9/20। इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। अब इसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार समझते हैं, देखते हैं। देखो क्या बोला है, तुम लोगों को बोला है कि एक सैम्पल डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर टोटल कितने लोग हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स में से कितने लोगों के क्या मार्क्स आए वो बताए गए हैं। बोल रहे हैं कि वन कैंडिडेट इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दोज अपियरिंग फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन। ऐसा बोले एक इंसान को सिलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट हैज स्कोर्ड लेस देन 41 मार्क्स। हमने एक इंसान को सिलेक्ट किया है, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिसको हमने सिलेक्ट किया है वो 41 से कम स्कोर कर रहा है। 41 से कम स्कोर करने वाले कितने लोग हैं, 162 प्लस 83, मतलब 245 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे कम स्कोर किया है। और तुम्हारे टोटल कितने हैं 1191, तो तुम्हारे 41 से कम वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 245/1191। ये अपन ने 10th स्टैंडर्ड में जो किया था, देखो एकदम इजी। पी ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 41 मार्क्स, ये हो जाएगा m/n। m मतलब जो अपन को चाहिए मतलब लेस देन 41, और n मतलब टोटल मतलब 1191। तो ठीक है 245/1191। मोर देन 60 मार्क्स, मोर देन 60 में कितने आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे 326 प्लस 124 दैट इज 450। तो तुम्हारा 450/1191, इसको पीवी मान लेना, पीवी को लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 60 मार्क्स, और उसमें बाद में लिखोगे पीबी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन 60 मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। आया समझ। स्टूडेंट स्कोरिंग फ्रॉम 21 to 80, 21 से लेके 80, मतलब ये तीनों 162 प्लस 496 प्लस 326, तो ये आ गया 984/1191। बहुत ज़्यादा
क्वेश्चन 37 पे आता है। तुम लोगों को एक दिया हुआ है कि डिफेक्टिव आइटम्स इतने हैं, नॉन डिफेक्टिव इतने हैं, शिफ्ट 1 इतना है, शिफ्ट 2 में इतना है, टोटल दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि अगर इफ द आइटम इज टेकन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट से आइटम सिलेक्ट हो चुका है कि वो डिफेक्टिव होगा, उसके चांसेस क्या है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा इवेंट ए हो चुका है, डी होना बाकी है, तो डी ए मतलब डिफेक्टिव होना चाहिए, वो होना बाकी है, पर ए हो चुका है, मतलब शिफ्ट 1 में से सिलेक्ट हो चुका है पर ए होना बाकी है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट है डी बाई ए। डी बाई ए की फॉर्मूला क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन डी अपॉन पी ए। अब पी ए क्या होगा, पी ए मतलब तुमने माना फर्स्ट शिफ्ट में टोटल कितने आइटम है 2200, तो 2200 अपॉन टोटल 5000। और पी डी तुमने क्या माना, डिफेक्टिव तो आने की चांसेस कितनी है, टोटल डिफेक्टिव 70 अपॉन 49830। अब तुम लोगों को बोला है कि भाई तुम्हारा वो जो तुम लोग आइटम सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो ए में से भी होना चाहिए और वो डिफेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब ए में से तो ऑलरेडी तुम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, वो डिफेक्टिव होगा कि नहीं, उसकी चांसेस क्या हो जाएगी, पी डी स्लैश ए। तो पी डी स्लैश ए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन डी अपॉन पी ए। अब पी ए इंटरसेक्शन डी मतलब ए से भी है और डिफेक्टिव भी है। ऐसा कैसे, कितनी बार हो रहा है, 24 बार। मतलब वो फर्स्ट शिफ्ट से है और वो डिफेक्टिव भी है, तो वो 24। तो ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 अपॉन 5000। पी ए कितना दिया है, 2200 अपॉन 5000। 5000 कट, तुम्हारा बचेगा 24 अपॉन 2200। इसको कट करने पे 3 अपॉन 275 आएगा। सेकंड में ऐसा बोला है, इफ द आइटम इज डिफेक्टिव, ऑलरेडी आइटम डिफेक्टिव है, बताओ कि वो फर्स्ट शिफ्ट से होगा, उसकी चांसेस क्या है। मतलब यहाँ पे तुम लोगों का ऑलरेडी डी हो चुका है, ए होना बाकी है, तो पी ए इंटरसेक्शन डी अपॉन पी डी। अब पी ए इंटरसेक्शन डी कितना है तुम लोगों का, 24 अपॉन 5000। और पी डी मतलब डिफेक्टिव 70 अपॉन 5000, तो बचा 24 अपॉन 70, तो ये हो गया 12 अपॉन 35। बच्चा लोग यहाँ पे देखो, एक चीज़ हो चुकी है, एक चीज़ होनी बाकी है, तो ये हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले सम्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ना, इस तरह से जब भी दिया हो ना, ये इस तरह वाला दिमाग सोच ही लेना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सम्स है। और ये वाला दिया हो तो डायरेक्टली तुम लोगों को टोटल कर करके नीचे बस जो एन है वो लिखने का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी सम्स है, यहाँ पे कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए।